अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लो डीएनए फिंगरप्रिंट का। देखो डीएनए फिंगरप्रिंट था, अब डीएनए फिंगरप्रिंट क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट हम क्या किए, डीएनए का प्रोफाइल बनाए, डीएनए टेस्ट किए। अब डीएनए फिंगरप्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि फिंगरप्रिंट का काम है आइडेंटिफाई करना, उसी तरह डीएनए के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो नाम क्या दे दिया, डीएनए फिंगरप्रिंट। अब डीएनए फिंगरप्रिंट दिए तो सबसे पहले हमको पता चला दो ह्यूमन जीनोम जब हम कंपेयर किए दो ह्यूमन को, तो हमको पता चला 99.9% डीएनए तो सेम है, दो ह्यूमन में 99% डीएनए सेम है, 0.1% डीएनए डिफरेंट है। अब अगर हमको किसी को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, अरे 99.9% तो सेम है, तो उससे हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे। इसीलिए हमको कहाँ काम करना है, 0.1% जो डिफरेंट है, ये 0.1% दूसरे में डिफरेंट है, तीसरे में डिफरेंट है, तो ये 0.1% पे काम करेंगे। अब क्या किए हम, एक ग्लास लिए, उसमें क्या रखे, डीएनए, उसमें मिला दिया CHCl मतलब सीरियम क्लोराइड मिला दिया, उसको 1 लाख आरपीएम के स्पीड से, रिवॉल्यूशन पर मिनट के स्पीड से हम उसको रोटेट किए एक्सिस के अबाउट, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण वहां पे बैंड बनेगा डीएनए का। वो बैंड जो बनेगा, हमारा सोचना है कि एक एवरेज बैंड बनेगा, और एवरेज बैंड बना भी, सोचे तो बना भी, जिसको कि हम मेजर बैंड बोल दिए, लेकिन उस बैंड के आसपास कुछ माइनर बैंड भी मिले, जिसको कि हम सैटेलाइट डीएनए बोल दिए, मेजर को हम बल्क जीनोमिक डीएनए बोल दिए। अब उसका हम सेडिमेंटेशन कर्व बनाएंगे, तो एक जगह इस टाइप का आएगा, यहाँ रिपीटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन कर्व बनाए तो देखिए एक जगह बल्क जीनोम मेजर बैंड आया, एक जगह माइनर बैंड आया, सैटेलाइट डीएनए में क्या था, सैटेलाइट डीएनए में कुछ मतलब बेस पेयर का सीक्वेंस का रिपीटेशन हो रहा था। ये सीक्वेंस का जो रिपीटेशन हो रहा था, उसको हम क्या नाम दे दिए, टेंडन रिपीट। ये टेंडन रिपीट दे दिए। अब ये सीक्वेंस होता है कैसे, हमारे पास देखो टोटल 100% डीएनए में से 2% डीएनए ऐसा है जो कि मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, 98% जो है वो फालतू है, यूजलेस है। अब हमारे पास क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में जो सीक्वेंस मिला, एक क्रोमोजोम में, ये सब 46 क्रोमोजोम में मिलेगा। और अब हम देखो हमारे पास जो है ना टोटल 30,000 से 40,000 जीन है। अब हमको टोटल क्रोमोजोम पे उसको रखना है। क्रोमोजोम में डीएनए लीनियर मैनर में होता है, डीएनए लीनियर मैनर में होगा तो जीन उसमें कहीं प्रेजेंट है, फिर उसके बाद 1 लाख बेस पेयर का गैप है, फिर जीन है, फिर मतलब ऐसे करके है, मतलब हमको टोटल मतलब बहुत बहुत गैप पे जीन है, मतलब हर जगह जीन नहीं है। तो हर जगह जीन नहीं है तो ये 30,000 से 40,000 जीन मतलब एक सेपरेट वो में होता है। तो ये जो जीन है ये 2% प्रोटीन सिंथेसिस, बाकी इसके बीच में जो बेस पेयर है वो बेस पेयर यूजलेस है, 98% है। यही यूजलेस जो मतलब सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं, किसी में 20 किसी में 25। यही सीक्वेंस को हम टेंडन रिपीट बोले, और ये टेंडन रिपीट होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है इसीलिए इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट बोल देते हैं। ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट तो है, लेकिन अगर हम इसको मिनी सैटेलाइट बोलते हैं, मिनी सैटेलाइट बोलने का रीजन है कि जब इसका बेस पेयर मतलब 11 से 60 बेस पेयर के बीच में रिपीटेशन सीक्वेंस आ जाए तो उसको मिनी सैटेलाइट का और कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, वो 80 रीच होगा, और क्या होगा कि 11 से 60 बेस पेयर का वो हुआ, और इसके दोनों साइड जो है ना रेस्ट्रिक्शन साइड मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ले करके उसमें क्या किया, उसका हम मतलब मिनी सैटेलाइट 11 से 60 बेस पेयर का वो हम सीक्वेंस निकाले, और फिर रेस्ट्रिक्शन साइड, तो हम जो रेस्ट्रिक्शन साइड के अंदर था जो कि मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंस था 11 से 60 बेस पेयर, उसको तो नाम दे दिया VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, और रेस्ट्रिक्शन साइड को साथ में ले लिए तो आ गया रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होता है हाईली वेरिएबल इन ऑल द ह्यूमन ऑफ ऑल द डीएन, मतलब RF तो सब में सेम होगा लेकिन इसका लेंथ हाईली वेरिएबल होगा। तो इस हाईली वेरिएशन के कारण उसको नाम दे देते हैं RFLP, और RFLP नाम दे दिए, यही डीएनए बेसिस का फिंगरप्रिंट का बेसिस है। और डीएनए फिंगरप्रिंट यूनिक आइडेंटिटी होता है, ये बहुत ऑथेंटिक होता है, क्योंकि नॉर्मल फिंगरप्रिंट को
हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, एज के साथ ये बदल जाता है। लेकिन अगर डीएनए फिंगरप्रिंट कर लिए, वो बचपन में, बुढ़ापा में, कहीं पे भी, हर जगह वो सेम रहेगा। तो इसीलिए हम, और वही RFLP से हम डीएनए फिंगरप्रिंट बना लेते हैं। अब देखो, एक क्रोमोसोम में अगर RF सेम है, मतलब सीक्वेंस सेम है, मतलब RF है, तो दूसरे में वही RF होगा क्या? RF वही होगा, लेकिन RF का लेंथ डिफरेंट होगा। ठीक है, यही RF का लेंथ जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का बेसिस है। वही RF का, अगर हम क्या करते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम लिए, टोटल 46 क्रोमोसोम में सबका RF निकाले, वही RF निकाले तो RF का लेंथ अलग अलग आया। वही लेंथ को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में लोड कर देंगे, फिर उसी टाइप का लेंथ हम चेक करेंगे, बना करके देखेंगे कि अगर सेम, क्योंकि ये ह्यूमन का जो सीक्वेंस है वो सारे में सेम आएगा, 46 क्रोमोसोम में सेम आएगा। लेकिन ये सीक्वेंस दूसरे में भी सेम आएगा सीक्वेंस, लेकिन उसका रिपीटेशन अलग। रिपीटेशन जैसे ही अलग हो गया तो लेंथ में वेरिएशन हो गया, लेंथ में वेरिएशन आएगा तो डीएनए फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। जैसे ही लेंथ अगर सेम है, इसका मतलब सेम आदमी है, तो उसका रिपीटेशन का सीक्वेंस सेम होगा, रिपीटेशन का सीक्वेंस सेम होगा तो लेंथ सेम होगा, लेंथ सेम होगा तो फिर ये फिंगरप्रिंट का जो बेसिस है उसका लेंथ समान आ जाएगा, इसका मतलब रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो ये था डीएनए फिंगरप्रिंट ओवरव्यू। ठीक है, अब वो पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन। सबसे पहले हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ना चाहेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, और डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या एप्लीकेशन है। तीन चीज पढ़ना है। तीन चीज में अभी हम पढ़ रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या प्रिंसिपल है और कैसे डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले, और डीएनए फिंगरप्रिंट को डिफाइन करो तो आप ऐसे कर सकते हो, इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, मतलब पर्सन को आइडेंटिफाई करने का टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए स्पेसिफिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए स्पेसिफिसिटी। अब देखो, ये फिंगरप्रिंट जो है ना, ये नॉर्मल टाइप का फिंगरप्रिंट नहीं है, डीएनए फिंगरप्रिंट है। और नॉर्मल फिंगरप्रिंट और डीएनए फिंगरप्रिंट में बहुत डिफरेंस है। डीएनए फिंगरप्रिंट आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और डीएनए फिंगरप्रिंट भी आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। लेकिन हम डीएनए प्रोफाइलिंग, मतलब ये ओवरऑल है डीएनए प्रोफाइलिंग, मतलब बहुत सारा डीएनए का प्रोफाइल बनाना, उससे आदमी को आइडेंटिफाई करना, तो इसलिए उसको डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों नाम दिया, इसलिए दिए क्योंकि फिंगरप्रिंट का काम होता है कि जैसे नॉर्मल फिंगरप्रिंट देख के हम क्या पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह डीएनए के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए, डीएनए फिंगरप्रिंट। अब ये नॉर्मल फिंगरप्रिंट का जो हम देखो, नॉर्मल फिंगरप्रिंट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। वो मतलब उसको, मतलब वो जिस चीज में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफिक्स। डर्मेटोग्राफिक्स में हम नॉर्मल फिंगरप्रिंट के का स्टडी करते हैं। चलो हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि नॉर्मल फिंगरप्रिंट में क्या कमी हुआ जिसके कारण डीएनए फिंगरप्रिंट सब तैयार किए। देखो, नॉर्मल फिंगरप्रिंट है ना, नॉर्मल फिंगरप्रिंट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये इतना ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक इसलिए नहीं है, देखो आप कोई बच्चा का डीएनए फिंगरप्रिंट देखते हो कि वो अभी 5 साल का है, 15 साल के बाद जो है उसका फिंगरप्रिंट नहीं लेता है। फिंगरप्रिंट नहीं लेता है तो बोलता है अपडेट कराने के लिए, ऐसा सुना होगा। तो ये अपडेट कराने के लिए से बोलता है क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंट बचपन में था उससे थोड़ा चेंज हो गया। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, एज बढ़ने के बाद थोड़ा सा चेंज आ सकता है, इसीलिए इसको इतना ऑथेंटिक नहीं मानते। कोई एक आदमी 25 साल का है, वो अगर 58 साल 60 साल के बाद अगर कभी वो डीएनए फिंगरप्रिंट चेक करता है तो कभी कभी उसका मिसमैच हो जाता है। तो मिसमैच हो जाता है, वो ये चीज बता रहा है कि ये इतना ऑथेंटिक नहीं है। और सबसे मेन बात है, नॉर्मल फिंगरप्रिंट को डैमेज किया जा सकता है। जैसे आपका उंगली बर्न हो गया, जल गया तो आपका ये फिंगरप्रिंट बर्बाद हो जाएगा, और ये फिंगरप्रिंट बर्बाद हो जाएगा तो ये आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। फिंगरप्रिंट ही नहीं है तो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा। तो फिंगरप्रिंट को नष्ट किया जा सकता है, मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब ये कैसे, अब जो क्रिमिनल्स वगैरह है, क्रिमिनल्स क्या करते हैं, इसको सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करवा लेते हैं। तो सर्जिकली रिमूव करवा लेते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंट, मतलब फिंगरप्रिंट का तब यूज आया कि हम वो उतना ऑथेंटिक नहीं है और डीएनए फिंगरप्रिंट उतना ऑथेंटिक होगा। अब देखो, डीएनए
फिंगरप्रिंट क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट हम क्या करते हैं, डीएनए का प्रोफाइल बनाते हैं, बहुत सारा प्रोफाइल के बेस पे पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए उसको डीएनए प्रोफाइलिंग बोले। और जैसे ह्यूमन में फिंगरप्रिंट का काम होता है, उसी तरह डीएनए के बेस पे पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए उसको नाम दे दिए डीएनए फिंगरप्रिंट, जबकि इसमें फिंगरप्रिंट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब होता डीएनए टेस्ट बोले, अगर हम न्यूज़पेपर के लैंग्वेज में इसी डीएनए फिंगरप्रिंट को बोले तो उसको डीएनए टेस्ट बोल सकते हैं। जबकि डीएनए टेस्ट को हम ये नहीं बोलेंगे इट इज अ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डीएनए, ये शो करता है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये डीएनए के प्रेजेंस और अब्सेंस को शो नहीं करता है, ये बस डीएनए प्रोफाइलिंग है, जिसको कि नाम दिए हम डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट सबसे पहले ये तो डिफाइन मैंने कर दिया है, और नॉर्मल फिंगरप्रिंट और इसमें क्या डिफरेंस है ये चीज हो गया। और उसके बाद ये क्या काम करता है वो हो गया। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट डीएनए फिंगरप्रिंट सबसे फर्स्ट टाइम जो डेवलप किए, फर्स्ट टाइम डेवलप बाय एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट है, जो कि कहाँ के हैं, ब्रिटिश के हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए फिंगरप्रिंट को डेवलप किया। अगर अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में लालजी सिंह, प्रोफेसर लालजी सिंह, एंड दूसरा वीके कश्यप, प्रोफेसर वीके कश्यप, ये दोनों मिलकर के फर्स्ट टाइम डेवलप किए डीएनए फिंगरप्रिंट। और ये जो डेवलप किए थे ये हैदराबाद में डेवलप किए थे, और हैदराबाद में कहा किए थे, CDFD। अब इसका फुल फॉर्म क्या है CDFD का, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, हैदराबाद में है। ये दोनों साइंटिस्ट हैदराबाद में इसका मतलब फर्स्ट टाइम डेवलप किए थे। अब ये तो है, अब ये कौन से बेसिस पे डेवलप किए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो भी है कि कौन से बेसिस पे ये डेवलप किए। प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंट का वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट ऐसे मैं डिनोट करूंगा। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रिंसिपल क्या है, देखो हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में मतलब लगभग 99.9, मतलब अगर जैसे हम ह्यूमन जीनोम को जब स्टडी करते हैं, ह्यूमन जीनोम का वैसे डिटेल स्टडी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में होगा, लेकिन अगर ह्यूमन जीनोम का जहां तक स्टडी किया गया और ह्यूमन जीनोम के स्टडी से हमको पता लगाया गया कि हमारे में 99.9% जो है डीएनए सेम होगा। ओनली 0.1% डीएनए डिफरेंट होगा। अब ओनली 1% डिफरेंट होगा। अब बताओ, अब हमको अगर डीएनए फिंगरप्रिंट का बेसिस बनाए तो यार 99% में तो सेम ही है, 99% में सेम, उसको बेसिस बनाएंगे तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंट होगा नहीं होगा। अगर जो डिफरेंट है, डिफरेंस से देखेंगे ना, कि अगर मेरा हम जैसे कोई ह्यूमन है, ह्यूमन में मतलब 99% सिमिलरिटी है, 1% अलग है, तो जो 1% अलग है वो दूसरे आदमी में अलग है, तीसरे में अलग है, तो वो उसको स्टडी करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। इसीलिए हम इस 1% को ही स्टडी करते हैं। ये 1% देखने में तो बहुत कम लग रहा है, देखो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, अभी आपको बहुत ज्यादा लगेगा, ये क्यों कम है। और ये चीज जो है, ये इससे आपको एक चीज का क्लियरिटी आया होगा कि देखो, अगर कोई भी ह्यूमन, अगर आप सुपीरियर है तो आप सुपीरियर है तो आप उसको देख के हंसो भाई कि मतलब तुम इतना सुपीरियर हो तो क्या हो गया, 99.9% तो सेम ही है, क्योंकि डीएनए जो है कैसा भी लोग हो उसमें 99.9% तो सेम ही है, 0.1% ही तो डिफरेंस है। उसको देख के हंसो भाई कि तुम इतना क्या सुपीरियर हो, लेकिन मतलब डिफरेंस क्या है।
हंस सकते हो, ये बात बताया। अब जो चीज मैं बता रहा हूं कि ये 0.1% क्या है, अगर जैसे ह्यूमन जीनोम का जब स्टडी किए, ह्यूमन प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम अभी तो आप जानते हो वेल स्टडीड है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया गया है, उस मतलब उसको बहुत डिटेल स्टडी, अब एक एक चीज के बारे में पता लगा लिया गया। तो ये ह्यूमन जीनोम से हमको मतलब पता चला था कि 99% डीएनए सेम है, 0.1% डिफरेंस है। लेकिन अगर ह्यूमन में देखे कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है, ये 3.3 इंटू 10⁻⁹ 3 इंटू 3 10⁻⁹ इतना बेस पेयर प्रेजेंट होता है ये टोटल। अब ये टोटल प्रेजेंट इतना है, अब हमको डिफरेंस कितना है 0.1%। 0.1% है तो परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो फिर 1 0 आएगा। तो ये 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से कटेगा तो ये बचा 6। तो अब ये क्या हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। अभी जो आपको ये डाटा 0.1% डीएनए डिफरेंट है हर ह्यूमन में, तो वो आपको बहुत कम लग रहा था। अब अगर बेस पेयर के पेयर में देखो कि 3.3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर जो है ये डिफरेंट है, ये 3.3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर डिफरेंट है। जबकि आप जानते हो एक बेस पेयर के रिप्लेसमेंट से मतलब म्यूटेशन हो जाता है, तो ये तो इतना बेस पेयर का डिफरेंस है, तो इतना बेस पेयर का डिफरेंस है। तो अब इस पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब लेकिन एक चीज बताओ, एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट है कि ये इतना ज्यादा है, तो ये क्या मतलब इतना ज्यादा बेस पेयर का स्टडी करना इतना आसान चीज है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज एक्सपेंसिव एंड डॉन्टिंग प्रोसेस। डॉन्टिंग प्रोसेस, ये डॉन्टिंग प्रोसेस जो लिखा हुआ है, डॉन्टिंग का मतलब होता है डिफिकल्ट, और ये आपको दिख भी रहा है कि डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है, डॉन्टिंग है। तो ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम के मतलब हम क्या करते हैं कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इस मतलब डीएनए का मतलब सेपरेट करने का वो बैंड बनाते हैं। हम देखो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो चीज देखो कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम सोच रहे हैं कि कोई आसान चीज मिल जाए और हमको कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे कि हम वो करें। तो देखो क्या किए कि हम ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब एक ये मेरा देखो क्या किए, हम इसमें डीएनए डाल दिए। अब डीएनए डाल दिए, डीएनए डालने के बाद इसको हम एक्सिस के ओर रोटेट कराए, एक्सिस के ओर रोटेट कराए, एक्सिस के और रोटेट कराने से हमको इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा तो हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए पे एक मतलब फोर्स लग रहा है, जिसके कारण हमको लगा कि एक ऐसा बैंड क्रिएट होगा कि इसमें मतलब सेपरेट बैंड, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण हमको सेपरेट बैंड नजर आएगा, सेपरेट बैंड नजर आएगा। तो सेपरेट बैंड नजर आएगा, ऐसा हम सोचे थे कि जो भी होगा मतलब जितना भी डीएनए है उसका एक एवरेज बैंड, मतलब हमको एवरेज का बैंड मिलेगा। लेकिन हमको बैंड तो मिला, जो एवरेज तो मिला हमको बैंड, एवरेज के ऊपर नीचे मतलब थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल हमको बैंड मिला, स्मॉल स्मॉल बैंड मिला। और एक तो ये तो हो गया मेजर बैंड, इसको बोले मेजर बैंड, और जो ये छोटा छोटा उसके ऊपर नीचे जो मिला उसको हम बोल दिए माइनर बैंड। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराए, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के कारण मतलब जो एवरेज डीएनए था वो एक मतलब पोजीशन कंटेन कर लिया। उसके बाद जो है मतलब उसके साइड में भी कुछ कुछ डीएनए मतलब पाया गया, मतलब मिला, जिसको कि हम माइनर डीएनए बोल दिए। और आप जान लो नॉर्मल डीएनए के आसपास जो छोटा छोटा डीएनए मिल जाता है वो मतलब उसी को हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। तो जो माइनर बैंड बोले उसी को सैटेलाइट बैंड भी बोल दिए,
जो मेजर है उसको हम जीनोमिक बैंड बोले, और इसके बेसिस पर हम मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन किए इसके बेसिस पर एक हम सेडिमेंट कोफिशिएंट का हम ग्राफ ड्रॉ किए। तो ग्राफ जब ड्रॉ किए तो ग्राफ हमको ऐसा कुछ आया कि एक ये मेजर पीक आया, ठीक है, और उसके बाद फिर माइनर पीक। तो ये मेजर पीक जो था, मेजर पीक जो था, ये मेजर पीक था जीनोमिक डीएनए, और ये माइनर पीक जो था ये सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए था। देखो क्या था कि जो हम क्या किए थे, जो डीएनए को निकाले थे 0.1% डीएनए को जो निकाले थे वो 3 × 10⁻6 बेस पेयर आया था। 3 × 10⁻6 बेस पेयर आया था। तो वो ये जो आया ये क्या आएगा 0.1%, क्योंकि टोटल डीएनए, जैसे टोटल डीएनए देख ही लो, अगर टोटल डीएनए में बेस पेयर की बात करें 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर है टोटल, जिसका 1%, 0.1%, परसेंट को हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, जो पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 0 आएगा। ये 3 0 से ये 3 कटेगा तो ये 6 बचेगा, तो ये आ गया 3.3 × 10⁻6 बेस पेयर आया। तो अगर 0.1% डीएनए डिफरेंट है, डीएनए 0.1% डीएनए डिफरेंट है, 0.1% डीएनए डिफरेंट है, इसका मतलब एक ह्यूमन का डीएनए दूसरे ह्यूमन के डीएनए से इतना बेस पेयर डिफरेंस है। तो इतना बेस पेयर डिफरेंस ये कम नहीं है, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग एक लाइन लिखा हुआ है कि इट इज मतलब इसको हम स्टडी करना इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसके लिए लिखा हुआ इट इज एक्सपेंसिव एंड डॉन्टिंग प्रोसेस। डॉन्टिंग मतलब और कुछ नहीं, डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट प्रोसेस। अब देखो अगर हम टोटल डीएनए की बात करें, टोटल में 98%, अरे 99.9% डीएनए जो है ये तो सेम है, सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। 0.1% इज डिफरेंट है। ये 0.1% डिफरेंट है। आप बताओ जब 99.9% सेम ही है तो 0.1% डिफरेंस है, दूसरे आदमी में 0.1% डिफरेंस है, तो 0.1% डिफरेंस के वजह से ही हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक दूसरे को आइडेंटिफाई ही करना है। तो अब हम इस पे काम करेंगे, और इस पे काम करेंगे। अब एक क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास लेंगे, ग्लास मतलब ये कंटेनर हुआ, इस कंटेनर में इस डीएनए को डाल देंगे, डीएनए को डाल दिए। अब इस डीएनए को डाल दिए और इसमें हम क्या मिक्स कर दिए, सीजियम क्लोराइड मिक्स कर दिए, और सीजियम क्लोराइड मिक्स किए, और सीजियम क्लोराइड मिक्स करने के बाद इसको हम क्या किए, एक्सिस पे रोटेट करवाए, एक्सिस पे रोटेट कराएं। कितना के स्पीड से, 1 लाख आरपीएम, 1 लाख रिवॉल्यूशन पर मिनट के स्पीड से इसको हम रोटेट कराएं एक्सिस पे। तो एक्सिस पे जो रोटेट कराने के कारण इस पे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगेशन तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगने के कारण डेंसिटी के बेस पे बैंड का सेपरेशन होगा। और जैसे ही बैंड का सेपरेशन होगा तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा सोचना था कि अगर ये जो मतलब डेंसिटी मतलब के बेस पे, डेंसिटी और सेडिमेंटेशन के बेस पे मतलब बैंड आएगा, तो वो एक एवरेज बैंड आएगा, क्योंकि मतलब जो इधर उधर होगा मतलब उसका एवरेज आ जाता है। एवरेज बैंड अगर आएगा तो हमको आया भी लगभग ऐसा ही, लेकिन हमारे पास ऐसा आया कि कुछ तो आए मेजर बैंड्स, कुछ क्या है, मेजर बैंड, एंड कुछ मेजर बैंड के आसपास कुछ आए सैटेलाइट बैंड बोले, जिसको माइनर बैंड जिसको बोल दिए सैटेलाइट बैंड बोल दिए, और मेजर बैंड को सैटेलाइट बैंड बोल दिए, डीएनए बोल दिए, सैटेलाइट डीएनए बोल दिए। मेजर बैंड को हम बोल दिए जीनोमिक डीएनए बोल दिए, मेजर और माइनर।
अब जब हम इसका हम पिक ड्रॉ करते हैं, सेडिमेंटेशन मतलब ये जो कर्व ड्रॉ करते हैं हम, सेडिमेंटेशन कर्व इसका जब ड्रॉ करेंगे, मतलब कर्व के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस एक चीज़ आपको समझना है कि इसका ग्राफ आपको किस टाइप का आएगा। तो देखो ये ग्राफ इस टाइप से, मतलब ये तो एक तो आ गया मेजर, मेजर को हम बोलते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए। मेजर को क्या बोलेंगे? बल्क जीनोमिक डीएनए। और ये जो आ रहा है ये माइनर बैंड जो आ रहा है, ये माइनर बैंड को हम सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। और यही सैटेलाइट डीएनए ये क्या कंटेंट करता है? अब ये सैटेलाइट डीएनए कैसे आया, ये सब चीज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आप देखो ये सैटेलाइट डीएनए और मेजर बैंड और माइनर बैंड आ चुका है। अब मेजर बैंड माइनर बैंड आ चुका है, अब इसको हमको डिस्कस करना है। देखो अब क्या हुआ, ये तो सेगमेंटेशन कर्व था, ये इस टाइप का रिपीटेटिव, ये तो मेजर, ये माइनर को क्या बोले? सैटेलाइट डीएनए। अब ये सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए इट मेनली कंसिस्ट ऑफ repetitive DNA. It mainly consists of repetitive DNA. Or in this particular sequence repeated several times, ठीक है। ये चीज हो गया, ये सैटेलाइट डीएनए हो गया। अब सैटेलाइट डीएनए जो है, अब ये मतलब ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो मिल रहा है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लो, ATAGC 5 नाइट्रोजन बेस पेयर का ले लो, ATAGC। ये देखो 5 बेस पेयर का एक रिपीटेटिव सीक्वेंस लिए। ये 5 बेस पेयर का अगर हम रिपीटेटिव सीक्वेंस लिए, जिसको कि हम मतलब सैटेलाइट डीएनए बोले। देखो सैटेलाइट डीएनए नाम क्यों पड़ा सैटेलाइट? ये इसलिए पड़ा क्योंकि मेजर डीएनए जो होता है, मेजर डीएनए का बैंड होता है, जिसको कि बल्क जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। हम जैसे एवरेज डीएनए जो एक्सपेक्ट करते थे, वो मेजर डीएनए और बल्क जीनोमिक डीएनए ही एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन उसके आसपास जो है, जो बल्क जीनोमिक और एवरेज मतलब बैंड के जो आसपास जो आता है, उसको हम सैटेलाइट नाम देते थे, इसीलिए इसको हम सैटेलाइट नाम दिए। और सैटेलाइट डीएनए क्या है? ये मेनली कंसिस्ट करता है रिपीटेटिव डीएनए। पार्टिकुलर सीक्वेंस इसमें रिपीट होता है। तो पार्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट होता है, तो आप मान के चलो ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट डीएनए। और सीक्वेंस जो ये रिपीट हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं, ये स्पेशल सीक्वेंस मतलब स्मॉल सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है, इसको बोल देते हैं ये टेंडन रिपीट। इसको क्या बोलते हैं? टेंडन रिपीट। अब देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो हमारा जो जीन है, हमारा जीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, सबसे पहली बात। और टोटल जीन की बात करें, टोटल जीन सेल में लगभग मतलब 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। 30,000 से 40,000 जीन होते हैं टोटल। मेरे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है। अब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, आप जानते हो कि डीएनए मतलब लीनियर मैनर में होता है, लेकिन डीएनए के हर पार्ट में जीन होगा ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि डीएनए में एक फ्रेगमेंट में मतलब जीन है, फिर आपको मिलियन बेस पेयर खाली है। मिलियन बेस पेयर में कुछ अलग, मतलब देखो हमारे पास जो है ना टोटल 100% में से 2% ऐसा है जो जीन जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, और 98% ऐसा है जो यूजलेस है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेता है। अब वो 2%
डीएनए मतलब जो जीन है वही मतलब डीएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा वो जीन का हम वो बात करेंगे। अब एक चीज बताओ, डीएनए है, डीएनए लीनियर मैनर में होगा, डीएनए लीनियर मैनर में होगा। अब लीनियर मैनर जो ये जो मतलब मैंने बताया ना 2% ही जीन प्रोटीन बनाएगा, बाकी 98% जो जीन है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, वो यूजलेस होता है। वो 98% का भी मैं बताऊंगा कि देखो अब जैसे हमारे में मतलब देखो अब म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन एक छोटा सा चीज हो जाएगा म्यूटेशन, तो छोटा सा चीज म्यूटेशन एक बेस पेयर का में म्यूटेशन होने के कारण सडन पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये 2% जीन जो था मतलब देखो गैप क्यों होता है ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 2% फिर मिलियन बेस पेयर का गैप होता है, फिर कोई जीन है, फिर गैप है, फिर जीन है। और ये जो गैप है ना, जो मतलब जैसे जीन है, जीन के बीच में जो मिलियन बेस पेयर का गैप है, उसी बेस पेयर में कुछ सीक्वेंस कहीं कहीं पे रिपीट हो जाता है, कहीं पे 20 रिपीट हो रहा है, कहीं 30 रिपीट हो रहा है, तो वही रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम टेंडन रिपीट बोले। अब वो होता क्यों है वो सब चीज आपको मैं बता रहा हूँ। देखो इससे सिग्निफिकेंस क्या है, अगर 2% जीन है मतलब अगर मान के चलो 100% जीन है, 100% जीन है तो म्यूटेशन कहीं पे भी होता, म्यूटेशन कहीं पे भी होता तो 100% का म्यूटेशन हो करके वो क्या करेगा, म्यूटेंट हो जाएगा। अब जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जल्दी म्यूटेशन क्यों होता है, क्योंकि उसमें सब वो होता है और वो जल्दी म्यूटेट हो जाता है। वायरस जो है जिसमें कि मतलब जल्दी म्यूटेट हो जाता है, वायरस जल्दी म्यूटेट हो जाता है क्योंकि उसमें ये सुविधा नहीं, और इसमें ये सुविधा है, ये जल्दी म्यूटेट नहीं होता है क्योंकि ये जो 2% जो मेन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, उस 2% डीएनए को मतलब पूरा 100% में छिपा के रखता है। जैसे 2% में कोई यही दिया, फिर 1000 बेस पेयर। अब जो म्यूटेशन होगा, अब ये जरूरी है जीन वाले पे हो जाएगा, उसके आसपास इधर उधर होगा, तो जो होगा 98% तो मेरा फॉल्स ही है, उस पर म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए यूकैरियोट्स में म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं होता, ह्यूमन में मतलब म्यूटेशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। अब म्यूटेशन का और म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो करके जल्दी कुछ ना कुछ अलग अलग इवॉल्व होगा। म्यूटेशन कुछ खराब भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, तो इसीलिए म्यूटेशन से बचने के लिए ये सिग्निफिकेंस है। जो समझ गए आप कि अब देखो टोटल डीएनए है, टोटल डीएनए में 2% ही जीन प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, बाकी सब वो है। अब ये जो 98% है ना, इसी 98% में ये माइनर और रिपीटेटिव सीक्वेंस आता है। क्यों, देखो अब ये रिपीटेटिव सीक्वेंस, अब वो खाली जगह था, उस खाली जगह को मान के चलो भरने का काम है, भरने का काम होगा तो कहीं पे मतलब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस रिपीट होगा, कहीं पे 20 सीक्वेंस। अब क्योंकि वो मिलियन बेस होता है उसके बीच में, दो जीन के बीच में, क्योंकि डीएनए का हर मतलब डीएनए के हर पार्ट पे जीन नहीं प्रेजेंट होता है, कहीं जीन है फिर 1 लाख मिलियन बेस पेयर खाली है, फिर जीन है, फिर कहीं कुछ हुआ। इस तरह जो ये जो 1 लाख का जो है ना, जो यूजलेस मतलब डीएनए है, ये यूजलेस डीएनए में ही ये रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, और ये रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, और यही रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है मतलब जिसको कि हम टेंडन रिपीट बोल देते हैं, और ये टेंडन रिपीट जो बोलते हैं, ये सीक्वेंस तो सब में सेम मिलेगा। ये टेंडन रिपीट जो है ये सीक्वेंस देखो, जैसे अगर एक ह्यूमन के एक क्रोमोजोम में, ह्यूमन के एक क्रोमोजोम में अगर ये सीक्वेंस मिला, ह्यूमन के एक क्रोमोजोम में ये सीक्वेंस मिला, इसका मतलब 46 क्रोमोजोम है, तो 46 क्रोमोजोम में सेम सीक्वेंस मिलेगा, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। डिफरेंस क्या आएगा कि इसके नंबर ऑफ रिपीटेशन में डिफरेंस आएगा। सीक्वेंस तो ऑलवेज प्रेजेंट होगा, एक अगर क्रोमोजोम में प्रेजेंट है तो ये तो 46 क्रोमोजोम में ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है वो मतलब डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन डिफरेंट होगा। अब नंबर ऑफ रिपीटेशन डिफरेंट होगा तो, और ये एक चीज अब हम इसको मतलब टेंडन रिपीट को हम बोल देते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसके लिए एक पॉइंट लिख लो, ये टेंडन रिपीट इट इज फाउंड इन all the DNA of all humans being, but their number of repetition is highly variable.
highly variable, but number of repetition is highly variable in all the DNA of human, in all the DNA of human, DNA of humans। ठीक है, देखो क्या है ना कि ये जो रिपीट है, अब ये रिपीट है तो ये मतलब जितना भी डीएनए होगा ना, अगर एक मतलब ये जो सीक्वेंस है 5 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस अगर एक डीएनए एक क्रोमोसोम में मिला, इसका मतलब ये 46 क्रोमोसोम में ये सेम सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन सीक्वेंस का नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अगर सीक्वेंस का मतलब रिपीटेशन अलग अलग मिलेगा तो यही चीज को हम इसको लिखे हैं कि इट इज फाउंड इन ऑल द डीएनए ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग, बट नंबर ऑफ रिपीटेशन इज हाईली वेरिएबल इन ऑल द डीएनए ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हाईली वेरिएबल होगा। अब हाईली वेरिएबल होगा, अब इसके लिए देखो ये क्या होता है कि इवन ये इवन दे आर डिफरेंट इन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, इवन ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी डिफरेंट होता है। अब ये ह्यूमन होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी डिफरेंट होता है। अब ये इतना वेरिएशन आ रहा है, ये टेंडन रिपीट में इतना वेरिएशन आता है, इसलिए इसको बोल देते हैं VNTR। VNTR क्यों बोले? क्योंकि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। ठीक है, अब जो VNTR देखे थे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, वो क्या था? अगर एक पर्सन में कोई सीक्वेंस, एक पर्सन के एक क्रोमोसोम में कोई सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस उसके सारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा। जैसे हमको अगर हम जैसे 5 नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस माने थे और जिसको हम टेंडन रिपीट बोले थे, वो टेंडन रिपीट का मतलब जो सीक्वेंस है वो जितने क्रोमोसोम में है सारे क्रोमोसोम में मिला, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग आया। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग आया तो उसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट बोल दिए। अब वही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट जो VNTR जो है, इसी को हम मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। ये कौन से केस में बोलते हैं ये देख लो कि VNTR को मिनी सैटेलाइट बोलते हैं, जबकि VNTR हैव मिनिमम 11 बेस पेयर और मैक्सिमम 60 बेस। मतलब अगर इसका रेंज, अगर VNTR का रेंज 11 बेस पेयर से 60 बेस पेयर के बीच हो तो उसको मिनी सैटेलाइट बोल देते हैं। और इस मिनी सैटेलाइट का एक और कैरेक्टर है, ये 80 रीच होता है। ये क्या होता है? 80 रीच होता है। ये 80 रीच होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो मतलब इसके पास जो है मतलब VNTR को मिनी सैटेलाइट कब बोलते हैं कि जब इसके पास मिनिमम 11 से 60 बेस पेयर का रिपीटेशन सीक्वेंस हो तो उसको मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। और मिनी सैटेलाइट के लिए एक और रिक्वायरमेंट है, इसके बोथ साइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। इसके बोथ साइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको कि हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या किए, डीएनए में मतलब सबसे पहले उसका मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएं तो 2 बैंड बना, मेजर बैंड और माइनर बैंड। मेजर बैंड में डीएनए मतलब जीनोमिक डीएनए और माइनर बैंड में सैटेलाइट डीएनए बस नाम इसलिए दिए क्योंकि मतलब जो एवरेज डीएनए का बैंड बना उसके आसपास होता है, इसलिए उसको सैटेलाइट डीएनए बोल देते हैं। ये सैटेलाइट डीएनए क्या करता है? इट कंटेन मेनली मतलब पार्टिकुलर रिपीटेटिव सीक्वेंस कंटेंट करता है। तो ये पार्टिकुलर सीक्वेंस जो था उसका जो रिपीटेशन है, अगर ये पार्टिकुलर सीक्वेंस एक क्रोमोसोम में है तो ये सारे क्रोमोसोम में होगा सीक्वेंस, लेकिन जो सीक्वेंस का रिपीटेशन है वो रिपीटेशन डिफरेंट होगा। तो वो रिपीटेशन डिफरेंट, तो वो मतलब रिपीटेशन अलग, जैसे मतलब एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है बार बार तो उसको हम बोल दिए टेंडन रिपीट। वही टेंडन रिपीट जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम तक में वेरिएबल होता है, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट दिए। यही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट मतलब मिनी सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। कब? जबकि इसका रेंज मतलब इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस का रेंज जो है 11 बेस पेयर से 60 बेस पेयर के रेंज में हो। और ये मिनी सैटेलाइट क्या होता है? 80 रीच होता है, ये बात ध्यान रखना है। और इसके बोथ साइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां रेस्ट्रिक्शन साइट जिसको कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से काट सके, अब देखो हम क्या लिए, ए पेयर ऑफ
मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम लिए हम। होमोलोगस क्रोमोसोम जब लिए तो इस क्रोमोसोम पे जितना भी बेस पेयर था उसको हम ऐसे बना दिए, मतलब मिनी सेटेलाइट को हम बना दिए। मिनी सेटेलाइट के आपको मैंने बताया था, मिनी सेटेलाइट के दोनों साइड क्या मिलेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जिसको कि हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। अब ये रेस्ट्रिक्शन साइट मिला, अगर हम बस इसका बात करें, इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है जो 11 से 60 बेस पेयर का है, इसको बोल देते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, जिसको कि मिनी सेटेलाइट बोल देते हैं। अगर हम इस रेस्ट्रिक्शन साइट को भी अगर हम ले लें, इस रेस्ट्रिक्शन साइट के लेंथ को भी अगर हम कवर कर लें तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, इसको रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट और आरएफ बोल देते हैं। ये लेंथ हाईली वेरिएबल होता है डिफरेंट क्रोमोसोम में, ये लेंथ जो बहुत वेरिएबल होता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं RFLP। अब देखो क्यों बोलते हैं, अब देखो ये सब चीज तो आपको समझ में आ गया। अब आपको इसको ये RF का क्यों RFLP बोलते हैं। देखो ये RF जो हमको मिला था, RF जो मिला था, मतलब अभी जो फ्रेगमेंट RF मिला था रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, इट इज फाउंड इन all the DNA of all the humans, but their number of repeated, but its length is highly variable। अब एक चीज देखो, हम सबसे पहले टेंडन रिपीट देखें, उस टेंडन रिपीट को मतलब वेरिएबल था क्रोमोसोम्स पे भी, होमोलोगस पे भी, इसलिए उसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन, वही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट जिसको हमें मिनी सेटेलाइट बोले, 11 से बेस पेयर का वो था जिसका कि हम लेंथ मेजर किए और लेंथ को हम नाम दे दिए क्या, मिनी सेटेलाइट और VNTR। वही लेंथ में अगर रेस्ट्रिक्शन साइड है उसको बोल दिए RF। जो ये RF है, RF जितने भी ह्यूमन में होगा सारे ह्यूमन में पाया जाएगा, लेकिन इसका लेंथ जो है हाईली वेरिएबल होगा, इसका लेंथ हाईली वेरिएबल होगा, लेंथ हाईली वेरिएबल होगा। तो दिस वेरिएशन इन द लेंथ, दिस वेरिएशन इन द लेंथ of RF is known as RFLP। देखो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, अगर आप बताओ कि अगर लेंथ में वेरिएबल है तो पॉलीमॉर्फिज्म किसके लिए, अगर कोई सेम चीज में वेरिएशन है, मतलब लेंथ में वेरिएशन है तो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, लेंथ में वेरिएशन है, इसलिए इसको लेंथ मतलब RFLP बोले। ये RFLP ही बेसिस है DNA फिंगरप्रिंट का। चलो हम एक एग्जांपल से कंपेयर करते हैं इसको, कि क्रोमोसोम जो है, अगर क्रोमोसोम 1 पे कोई RF प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम सपोज दैट क्रोमोसोम 1 पे कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम 1 पे कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है मतलब RF प्रेजेंट है, तो वो सेम RF दूसरे क्रोमोसोम पे हो सकता है, बताओ तो। अब देखो एक क्रोमोसोम पे अगर सीक्वेंस सेम है, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस तो सारे क्रोमोसोम पे मिलेगा, सीक्वेंस सेम मिलेगा, लेकिन सीक्वेंस का नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग मिलेगा, और सीक्वेंस का नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग मिला तो एक क्रोमोसोम का लेंथ जो है RF का वो और दूसरे क्रोमोसोम के लेंथ ऑफ RF में डिफरेंट आएगा। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस तो मिलेगा सब में, लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट क्रोमोसोम, और मतलब सीक्वेंस सब में सेम, इसीलिए हम बोलेंगे क्या चीज रहेगा, सीक्वेंस तो रहेगा सेम, लेकिन RF का लेंथ हो जाएगा चेंज, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
ये जो RFLP है, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट आया। और RFLP जो है डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ अ पर्सन जो है, RFLP जो है ये क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ अ पर्सन इज अ यूनिक आइडेंटिटी एंड दे नेवर मैच विथ एनी अदर पर्सन। और इसका एक्सेप्शन क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये ओनली मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इसका मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट सेम मिलता है, क्योंकि उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन बिल्कुल सेम होता है। क्योंकि मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस आप समझते हो ना, एक साथ जो ट्विंस होते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो सबसे पहले हम क्या किए, देखो अब हम एक बार इस टोटल को रिवाइज करते हैं कैसे क्या होता है। देखो हमारा सोचना था, हमें करना था डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट करना था, तो डीएनए फिंगरप्रिंट करने के लिए हमको क्या करना था, सबसे पहले फिंगरप्रिंट और डीएनए फिंगरप्रिंट से डीएनए फिंगरप्रिंट नाम आया, क्योंकि फिंगरप्रिंट का काम होता है आइडेंटिफिकेशन। वो उतना ऑथेंटिक नहीं था, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। इसको हम जो ये नॉर्मल डीएनए फिंगरप्रिंट है इसको डैमेज नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, लाइफ में मरने के बाद, जीने के पहले कभी भी आप देख लो, मरने जीने कहीं कहीं भी टाइम में देखो, ये इसको डैमेज किया जा ही नहीं सकता है, इसीलिए मोर ऑथेंटिक है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं। लेकिन जो फिंगरप्रिंट है उसको बर्न किया जा सकता है, सर्जिकल रिमूव किया जा सकता है, क्रिमिनल रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए वो फिंगरप्रिंट ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। और डीएनए फिंगरप्रिंट पे आए, और डीएनए फिंगरप्रिंट पे आए तो सबसे पहले देखें कि टोटल ह्यूमन, जैसे ह्यूमन जो है, दो ह्यूमन में कंपेयर किए, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे ये सब जितना भी है ये कंपैरेटिव स्टडी है। अगर क्या हुआ, ह्यूमन जीनोम एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से कंपेयर किए, ह्यूमन से कंपेयर किए तो हमको ये पता चला इसमें 99.9% डीएनए जो है वो सेम है ऑल ह्यूमंस में, लेकिन 0.1% जो है वो डिफरेंट है। आप सोचो, हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, अगर 99% सब में सेम ही है तो 99% सेम खोजेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अगर हमको पहचानना है तो ये 0.1% जो अलग है, इस 0.1% पे काम करते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो ये 0.1%, अब ये 0.1% लग तो कम रहा है, लेकिन टोटल कितना था, टोटल बेस पेयर की बात करें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, टोटल बेस पेयर इतना है। इसका अगर 0.1% देखें तो ये 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर आएगा, 1%, 0.1%। ये जो इतना जो बेस पेयर आया, ये बेस पेयर आपको बहुत है, इस बेस पेयर का स्टडी करना, इसको वो करना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ था, एक्सपेंसिव एंड डॉन्टिंग प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम क्या किए, ये जो डीएनए लिए, इस डीएनए को हम क्या किए, सीजियम क्लोराइड के मीडियम में 1 लाख रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से इसको रिवॉल्व कराए, एक्सिस पे हम रोटेट कराए। एक्सिस पे रोटेट कराए तो एक्सिस पे रोटेट कराने से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कैसे हुआ, एक्सिस पे रोटेट करने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण हम लोगों को लगा कि डीएनए का एक एवरेज बैंड आएगा, डीएनए का एवरेज बैंड, और आया भी वैसा, आया भी बल्क जीनोम का एक बैंड आया, लेकिन उसके आसपास जो है छोटे छोटे डीएनए का वो आ गया सेगमेंट। वो जो छोटे छोटे डीएनए का सेगमेंट था उसको नाम दे दिए, क्योंकि छोटा छोटा डीएनए एवरेज डीएनए के बगल में जो था उसको हम सैटेलाइट डीएनए बोल देते हैं, वो था सैटेलाइट डीएनए। जब इसका हम सेडिमेंटेशन कर्व बनाए तो देखे कि एक कर्व तो था जो मेजर का था और दूसरा माइनर का बहुत सारा था, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा माइनर का वो था। लेकिन हम माइनर का जो सैटेलाइट डीएनए जिसको बोले, माइनर बैंड बोले, उसको मेजर बोले, जिसको बल्क जीनोम बोले, तो ये जो मतलब था ये रिपीटेटिव सीक्वेंस का एक वो था, मतलब जो सैटेलाइट डीएनए था ये रिपीटेटिव, मतलब इसमें कोई सीक्वेंस था जो रिपीट हो रहा था। तो जब हम उसको देखे, उसको देख के तब उस पर वर्क किए, उसको देख के हम उस पर वर्क किए। अब वो जो रिपीटेटिव सीक्वेंस हम एक एग्जांपल से देखे कि 5 नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस लिए, उस 5 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस को देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार जो रिपीट हो रहा है तो इसको सैटेलाइट डीएनए, और इसको क्या बोल देते हैं, टेंडन रिपीट। ये टेंडन रिपीट जो होता है, अब ये देखो रिपीट, अब आप बताओ ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये देखो हमारे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लो, हमारा जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स टोटल जो है 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में हमको टोटल 30,000 से 40,000 जीन है। और क्रोमोसोम में डीएनए एक लीनियर फॉर्म में होता है, और डीएनए में हर मतलब जीन का लोकेशन आसपास नहीं होगा, पहले जीन होगा, फिर 1 लाख
बेस पेयर के बाद कोई फिर जीन है, ये अलग अलग जीन है। क्योंकि जिसमें आप जान लो प्रोटीन सिंथेसिस में जो होता है 2% जीन ही है यूजफुल जीन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। 98% डीएनए जो है वो यूजलेस है, वो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क नहीं करता है। अब इसका सीक्वेंस मतलब सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बताया है कि म्यूटेशन को मतलब इग्नोर करने के लिए 2% को हम 98% के साथ डाइल्यूट कर देते हैं, जिससे कि म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं आए, म्यूटेशन का इफेक्ट कम आए। म्यूटेशन खराब भी है, अच्छा भी है, हमको म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं लाना है, ठीक है। तो ये अब हमको पता चला कि जीन, अब वो जो सीक्वेंस जो 1-1 लाख बेस पेयर सीक्वेंस जो जीन के बीच में है, जो यूजलेस जीन है, मतलब जो बेस पेयर है, उस यूजलेस बेस पेयर में देखते हैं कुछ कुछ बेस पेयर का सीक्वेंस रिपीट होता है। वो कुछ कुछ बेस पेयर का जो सीक्वेंस रिपीट होगा वो एक क्रोमोसोम में नहीं 46 क्रोमोसोम में रिपीट होगा। और ये 46 क्रोमोसोम में रिपीट तो होगा लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग होगा। और ये नंबर ऑफ रिपीटेशन इवन ये होमोलोगस क्रोमोसोम में भी मतलब इसका जो रिपीटेशन का वो डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट होगा, इसीलिए वेरिएबल इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, क्योंकि टेंडन रिपीट तो था लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंट है, इसलिए इसको हम बोल दिए वेरिएबल है, इसलिए इसको बोल दिए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। यही वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट को हम मिनी सैटेलाइट कब बोल देते हैं? मिनी सैटेलाइट तब बोल देते हैं जब इसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन सीक्वेंस जो है 11 बेस पेयर मिनिमम और मैक्सिमम 60 बेस पेयर के बीच में होगा और मिनी सैटेलाइट 80 रीच होता है और इसके दोनों साइड में रेस्ट्रिक्शन साइट और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो उसको हम क्या, जिसको कि हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से उसको रेस्ट्रिक्शन साइट को कट कर सकते हैं। फिर क्या देखें कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, उस पे जो आरएफ था उसको हम ड्रॉ किए, आरएफ ड्रॉ किए तो हम देखे मतलब जो डीएनए था उसको ड्रॉ किए तो एक तो हमको आया कि 11 से 60 बेस पेयर का सीक्वेंस, उसको हम बोल दिए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, ठीक है। और दूसरा जो आया रेस्ट्रिक्शन साइट को ले करके, इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन साइट को ले करके उसको हम नाम दे दिए आरएफ, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट जो है, ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट इज हाईली वेरिएबल इन ऑल, जैसे ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ ऑल द ह्यूमंस, लेकिन मतलब इसका जो लेंथ इज हाईली वेरिएबल और ड्यू टू दिस वेरिएशन इन लेंथ इसको हम बोल दिए RFLP। RFLP मतलब लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेंथ में डिफरेंस और लेंथ में मतलब जैसे डिफरेंट टाइप का लेंथ मिला तो लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म मिल रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दे दिए RFLP। यही RFLP बेसिस बन जाता है DNA फिंगरप्रिंट का और यही ये बहुत मतलब यूनिक आइडेंटिटी है कि ये किसी से मैच नहीं करेगा। इसका एक्सेप्शन एक ही है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये आपका बेसिक हो गया DNA फिंगरप्रिंटिंग और यही प्रोसीजर है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ड्यू टू म्यूटेशन, अगर डीएनए डिफरेंट टाइप का मिल रहा है, डीएनए में मतलब बहुत सारे डीएनए में मतलब जैसे अलग अलग टाइप का डीएनए मिल रहा है तो उसको क्या बोल दिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म प्रोड्यूस क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन होगा डीएनए से डीएनए चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन मतलब डीएनए में चेंज होना ही म्यूटेशन कहलाता है, मतलब ब्रॉड टर्म है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब म्यूटेशन होगा तो डीएनए चेंज हो जाएगा और डीएनए चेंज हो जाएगा। देखो डीएनए में यूजफुल और यूजलेस दोनों डीएनए है, डीएनए में यूजफुल और यूजलेस दोनों डीएनए, यूजफुल 2% है और यूजलेस 98%। आप सोचो अभी आपको मैंने बताया था कि यूजलेस जो है वो रिपीटेटिव सैटेलाइट डीएनए था, यूजलेस क्योंकि मैंने बताया था 1 लाख बेस पेयर जो है 1 लाख बेस पेयर जो सैटेलाइट डीएनए था उस मतलब उसमें कुछ सीक्वेंस रिपीट हो रहा था। मतलब यूजलेस में अगर म्यूटेशन होगा तो RFLP में डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि RF का लेंथ मतलब सीक्वेंस सेम था और म्यूटेशन के कारण जैसे अब हमको था, आप सोच लो कि 100 सीक्वेंस था, 100 सीक्वेंस था। अब 100 सीक्वेंस में एक म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के कारण एक बेस पेयर वो हो गया, एक बेस पेयर वो हुआ। इसका मतलब जहाँ पे RF का सीक्वेंस 100 था अब वो 99 सीक्वेंस बचा, मतलब RF के लेंथ में चेंज आया, तो इसीलिए म्यूटेशन के कारण RFLP होगा। अगर हम यूजफुल की बात करें जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, मतलब जो मेन कोडिंग डीएनए है, अगर उसमें म्यूटेशन बन होगा तो आप बताओ पहले तो ये
ये कोई और जीन बनाता था फिर बाद में ये, तो इसको हम मल्टीपल एलील बोल देंगे। मतलब फॉर्म होके मतलब मल्टीपल एलील वाला फंक्शन कर देगा, ये यूजफुल वाला हो गया। यही है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यूजलेस को नॉन कोडिंग और यूजफुल को कोडिंग बोलते हैं। बस ये था डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एक चीज समझाना था, मैंने समझा दिया, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जैसे वहां पे मिनी सैटेलाइट था, तो एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एसएसआर बोलते हैं, सिंपल सीक्वेंस रिपीटेशन। इसके पास 1 से 6 नाइट्रोजन मतलब 1 से 6 बेस पेयर रिपीटेटिव सीक्वेंस है। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें ये खास बात है, वो 80 रिच था, मिनी वाला 80 रिच था, ये जीसी रिच होगा। उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट था, इसमें कोई भी साइट रेस्ट्रिक्शन साइट और मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बस माइक्रो सैटेलाइट है, वो मिनी सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट का स्पेशल कैरेक्टर बता दिया, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता दिया। तो ये आपका टोटल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस के कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया।